हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ड्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात की थी कि आज हम बात करेंगे लिपि के बारे में। तो लिपि पर बात करने से पहले हम बात करेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिपि के बारे में क्या कहा। उन्होंने बताया कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो वर्ण मान लिए गए वे भी वर्ण जो चिन्ह मान लिए गए, उन्होंने बताया वे वर्ड कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, हमें नहीं पता था कि हमें कैसे पता चला कि हिंदी वर्णमाला में ये का है, ये खा है। ऐसा हमें लोगों ने बताया, ऐसा हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि ये का है, तो उनको भी किसी ने बताया होगा, यानी वो एक वर्ड मान लिया गया कि ये का है। पर वो का हमने, जैसे कि अब हम बात करते हैं उस का को मैंने लिखा ये का है, तो ये का मैंने जो लिखा, ये जिस रूप में मैंने लिखा, ये लिपि कहलाती है। अब इसके बाद बात करते हैं प्राचीन समय में भारत में कितनी प्रकार की लिपियाँ थी। तो यह प्राचीन समय में भारत में 3 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया जाता था। वो थी सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है ना, वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपि है हमारे टॉपिक के लिए भी और आगे भी, क्योंकि इसी से हमारी देवनागरी और देवनागरी से हमारी हिंदी का विकास होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, पर थोड़ी सी चर्चा इन लिपियों के बारे में भी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी। तो अब बात करते हैं इन लिपियों के बारे में। तो बात करते हैं सिंधु घाटी लिपि। डिरिंजर महोदय जी ने कहा है कि सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट, उन्होंने बताया है, क्या बताया? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट या भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है सिंधु घाटी लिपि को डिरिंजर जी ने। अब बात करते हैं खरोष्टी के बारे में। तो खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। डॉक्टर सुनील चटर्जी ने बताया है कि खरोशोध से खरोष्टी शब्द बना है, खरोशोध से खरोष्टी बना है। अब इसके बाद आती है जो हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कुछ मत हैं जो ध्यान देने योग्य है कि आखिर इसका नाम ब्राह्मी क्यों हुआ। ये तो सबके, हमारे क्या आपके मन में भी विचार आता हो ये ब्राह्मी क्यों कही गई। तो लोगों ने बताया या हमारे विद्वानों ने बताया कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई, यानी ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया, इस कारण ये ब्राह्मी कहलाई। सेकंड पॉइंट है ब्रह्म वेद, ब्रह्म या वेद और ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। अर्थात जो हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं, ये जिसमें लिखे गए, इनका ज्ञान कम ना हो इसलिए ये लिखे गए, इस कारण यह लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मण लोग जिस लिपि का प्रयोग अपने काम के लिए, पूजा पाठ के लिए, प्रवचन के लिए करते थे, वो लिपि ब्राह्मी कहलाई। अब बात आती है ब्राह्मी लिपि के विकास में प्रोफेसर बूलर जी ने क्या कहा है। तो प्रोफेसर थे, कुछ अच्छा ही बताया है। तो बात करते हैं प्रोफेसर बूलर ने क्या कहा है। प्रोफेसर बूलर ने कहा कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि हुई। ब्राह्मी लिपि को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पहली थी दक्षिणी शैली और दूसरी थी उत्तरी शैली। दक्षिण शैली से उन्होंने बताया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 4वीं और 5वीं सदी की बात है, जब दक्षिण शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हो चुका था। तो इससे एक बात और ध्यान दी जाती है कि ये लिपियाँ या ये भाषाएं या यहाँ की जो भाषाओं की बात करते, लिपियों की बात करते, तो ये हिंदी से पहले बहुत 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 पहले विकसित हो चुकी थी। दक्षिण भारत की शैली की लिपियाँ जो थी। अब बात आती है उत्तर शैली। तो उत्तरी शैली में 4वीं और 5वीं सदी में जब तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास हो चुका था, तब जाकर के यहाँ गुप्त लिपि आती है। और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि जो छठी सदी में आती है, और छठी सदी के बाद इसी से देवनागरी लिपि जो हमारी 9वीं सदी में हमें प्राप्त होती है। और 9वीं सदी में देवनागरी लिपि और 10वीं सदी में शारदा लिपि का विकास होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सिद्ध मातृका लिपि के बारे में। बूलर जी ने कहा है यह एक न्यून कोणीय लिपि है और यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि
के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो मैंने पहले बताया था कि सिद्ध मातृका लिपि को ही कुटिल लिपि का नाम दिया गया। और एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सन 588 और 589 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में लिखा गया था। तो बौद्धों के समय की लिपि थी सिद्ध मातृका लिपि। अब बात करते हैं हम अपनी देवनागरी लिपि के बारे में। तो जो हमने पहले आपको चार्ट के रूप में दिखाया वही यहाँ पे लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लौह नागरी प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहा गया। ओके, और इसी प्राचीन नागरी को हमारी देवनागरी में कहा गया। अब देवनागरी नाम कैसे पड़ा, ये तो सवाल उठेगा ही उठेगा। तो अब बात करते हैं देवनागरी। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ। जैसे कि मैंने बताया सिद्ध मातृका के बाद की लिपि है, तो सिद्ध मातृका के बाद की लिपि है, तो सिद्ध मातृका तो बौद्धों के ग्रंथों में प्रयोग की जाती थी, तो ये भी बौद्धों के बाद की है। तो बताया है जो उनका बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें एक नागलिपि थी, उसी नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। पर ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नाम हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर देवनागरी नाम हुआ। यानी कि गुजरात में नागर नाम के ब्राह्मण रहते होंगे, वो इस शैली का या इस लिपि का प्रयोग करते होंगे, इसीलिए कहा गया कि इसका नाम देवनागरी हो गया। जबकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा, ऐसा धीरेन्द्र वर्मा ने बताया। जबकि डॉक्टर आर श्याम शास्त्री ने बताया देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ये त्रिकोण यंत्र है, इनके मध्य में वो सांकेतिक चिन्ह लिखे जाते थे। तो ये जो यंत्र थे त्रिकोण के रूप में, ये देवनागर कहलाते थे। और इनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण मान लिए जाने लगे और इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। अब बात करते हैं देवनागरी की विशेषताएं। जो हमारी हिंदी की विशेषताएं हैं वही देवनागरी की विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं देवनागरी आक्षरिक लिपि है, जो अक्षरों में लिखी जाती है, जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला के अक्षर। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं, जैसे का, खा, गा हिंदी में ऐसे ही लिखे जाते हैं। जबकि अगर हम अंग्रेजी या अन्य की बात करें तो उसके लिए ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो का के लिए CA भी हो सकता है, KA भी हो सकता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, उसमें का ही होता है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। जब वो उसका प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है तो वैज्ञानिकता तो उसमें बहुत अच्छे से, जो हम आगे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अब आई है लिपि सुधार समिति। तो लिपि की तो बात हो गई, अब लिपि सुधार समिति की बात करते हैं। तो सन 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फाट तैयार किया, जिसे तिलक फाट कहते हैं। इसी से देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ हुआ। सन था 1904 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने, उनका पत्र था केसरी। पॉइंट्स बहुत याद करने वाली की ज़रूरत होती है अगर आप NTA की तैयारी कर रहे हैं या PGT और TGT की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक उनमें अगर एक एक पॉइंट्स कैसा पूछ लिया जाता है ये समझ में आता है कि हमने पढ़ा था, पर एग्जैक्ट नहीं याद आता है उस समय कि यस हाँ यही था। उस समय छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है। तो अब बात करते हैं सन 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक फाट तैयार किया, जिसे तिलक फाट कहते हैं। इसी से देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ।
1935 में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। उसके सभापति जो थे वो महात्मा गांधी थे। अब इसके बाद बात आती है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। समिति में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके संयोजक लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे, जिसमें 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। समिति बनी थी 1945 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया था और इस लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अब ये हमारा आज का टॉपिक लिपि का यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे राजभाषा के बारे में बात करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा ही क्यों है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो में आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि सच में हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू, धन्यवाद।